नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ जी। सर। जी। ओम गुरु। ओम। पिछली बार हम कहाँ थे, कौन से चैप्टर पे थे? लिटिल मिलेट के बारे में चर्चा की थी सर। कौन से टाइप के होते हैं, क्या क्या नाम है उसके, कहाँ पर क्या कहते हैं, फिर उसको ओके। कुछ मिलेट को दही में पका के सुबह बना के शाम को खाना है सर, वो सिखा रहे थे जी आप। जी जी। पेज नंबर 104। ओके। ठीक है, तो हम मिलेट के बारे में हमने देखा, मिलेट क्यों खाना है, किस तरह खाना है, उसके फायदे कैसे लेने हैं। तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। मिलेट्स, आप जो भी अनाज खा रहे हो वो सारे मिलेट्स ही है। लेकिन लिटल मिलेट का मतलब क्या है? लिटल यानी छोटा। छोटा यानी जो मिलेट, जो अनाज का दाना राई के दाने जैसे या इससे छोटे हैं, उसको लिटल मिलेट कहते हैं। मिलेट में फायदा एक ही है कि वो ज्यादा फाइबर रखता है, कैलोरी कम होती है, और ज्यादा फाइबर के हिसाब से डाइजेशन हो जाने के बाद जो फाइबर आपकी आंतों में बचता है, वो फाइबर के ऊपर प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पनपते हैं। उसका क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है, उसका ग्रोथ ज़्यादा बनता है। यानी हमारे गट बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ती है, और बैक्टीरिया ही हमारे शरीर में डाइजेशन के काम से लेके शरीर को जरूरी विटामिन्स प्रोवाइड करने का काम उनके जरिए होता है। तो लिटल मिलेट, जो लोग बीमार है उन लोगों के लिए इमली बनाने की जो पद्धति डॉक्टर खादिर वली ने दी है, तो डॉक्टर खादिर वली लोगों को मिलेट, पकाए हुए मिलेट, उसकी इमली बना के वो लिक्विड पिला के अपने आंतों की गट बैक्टीरिया अच्छे करके, लोगों के विटामिन्स डेफिशिएंसी कम करके, डाइजेशन अच्छा करके कई प्रकार की बीमारियां, अलग अलग प्रकार की बीमारियां ठीक कर रहे हैं। तो यहाँ आपने हेल्थ के ऊपर काम करने वाले कई लोगों को सुना होगा। डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी, बीवी चौहान साहब, डॉक्टर खादिर वली, ये लोग डाइट के ऊपर फोकस करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन डाइट हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देता है, सबको इसका परिणाम मिल रहा है। डॉक्टर खादिर वली कहते हैं पकाया ही खाना चाहिए, कच्चा खाना ही नहीं चाहिए। बीवी चौहान साहब और एनडीएस वाले, न्यू डाइट सिस्टम वाले, कहते हैं पकाया खाना ही नहीं चाहिए, कच्चा ही खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट खाने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। दोनों के कॉन्सेप्ट एक दूसरे के उल्टी दिशा वाले हैं। लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि हम किसको माने, डॉक्टर खादी वली को माने या बीवी चौहान साहब को माने। दोनों की थेरापी काम कर रही है, सिस्टम दोनों की अलग दिशा में जा रही है। एक दूसरे के सिद्धांतों को नकार रहे हैं,
फिर भी दोनों काम कर रहे हैं, दोनों का सिस्टम रिजल्ट दे रही है। तो अल्टीमेट है क्या? अल्टीमेट यही है, दुनिया के पूरे जीवन चक्र को चलाने का कोई काम करता है तो वो है बैक्टीरिया। चाहे वनस्पति जगत के लिए हो, चाहे प्राणी जगत के लिए हो। आपको मैं लेक्चर में बात हुई है नहीं है पता नहीं है मुझे, लेकिन आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। खेतों के अंदर जो भी कचरा बचता है, एग्रो वेस्ट, वो एग्रो वेस्ट आप कोई भी पौधों के मूल के अंदर खड्डा करके मूल के साथ वो कचरा डाल दो, तो वो कचरा एग्रो वेस्ट पौधे का मूल कभी खा नहीं सकता, उसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो तब तक नहीं खा सकता जब तक ये एग्रो वेस्ट जो कचरा है वो सड़ न जाए, उसका फर्मेंटेशन न हो, कंपोस्ट न हो। तो ये कंपोस्ट करने का काम कौन करते हैं? तो भगवान ने पूरी जीवन सृष्टि को, वनस्पति जगत को टिकाने के लिए जमीन के अंदर केचुए यानी कि अर्थवर्म, यानी कि अरसिया, गुजराती में उसको अरसिया कहते हैं, जो जमीन के अंदर होते हैं। जब बारिश गिरती है, पानी जमीन के अंदर जाता है तो अंदर से अर्थवर्म बाहर निकलते हैं, और आपको बारिश की मौसम में जमीन के ऊपर ऐसे अर्थवर्म दिखाई देते हैं। तो भगवान ने क्या किया है कि जो ये अर्थवर्म होते हैं वो, ये एग्रो वेस्ट होता है, वो उसको खाता है। वो खाता है, उसके शरीर में जाता है, शरीर में डाइजेस्ट होता है, और जब वो सॉइल होके बाहर निकलता है, उसका मल निकलता है, तो मल के साथ लाखों करोड़ों प्रकार के बैक्टीरिया के साथ वो बाहर आता है, जो काले रंग का। आप वर्मी कंपोस्ट का कोई यूनिट देखने जाओगे तो वहां गोबर डाला होता है, गोबर के अंदर अर्थवर्म डाले होते हैं, इसके ऊपर कंतान बिछाए होते हैं, इसके ऊपर पानी डालते हैं फार्मर्स। तो अर्थवर्म क्या करते हैं, गोबर खाते हैं, और जो सॉइल होती है वो ऊपर जो कंतान डाला हुआ है उसके नीचे आके वहां इकट्ठा करता है, और वो आप देखोगे ना तो चाय की भुकी की जैसे उसका पूरा कलर होता है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट। तो ये वर्मी कंपोस्ट में क्या है, तो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम होता है, एजेक्टोबैक्टर होते हैं, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया उसके अंदर होते हैं। ये बैक्टीरिया का काम ही है कि एग्रो वेस्ट को कंपोस्ट करना, उसको वनस्पति को खाने लायक बनाना, और वो वर्मी कंपोस्ट आप प्लांट के मूल के अंदर गड्ढा करके डालोगे, तुरंत उसका ग्रोथ अपने आप बढ़ने लगेगा, वो उसका सीधा खुराक मिल जाता है। जो लोग खेडूत हो गए ना, उन लोगों को आप पूछना कि जिस सीजन में वो खेतों में गोबर डालते हैं, उस सीजन में उनको उत्पादन ज्यादा नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी सीजन में ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि जो खेत में वो अ, गोबर यानी छान वो डालते हैं तो उसका कंपोस्टिंग प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है, इसीलिए उसी साल उसी सीजन में उनको इतना क्रॉप में यील्ड नहीं मिलती, ग्रोथ नहीं मिलता, लेकिन दूसरी सीजन में उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो ये जितने बैक्टीरिया वहाँ बढ़ते हैं, इतना उसका फायदा ज्यादा मिल जाता है। अब फार्मर्स ने क्या किया, खेतों के अंदर यूरिया डाला, डीएपी डाला, रासायनिक खाद डाला, पेस्टिसाइड डाला, और उन्होंने ऐसे डाल डाल के खेतों के जो अर्थवर्म, जो केचुए थे, अरसिया थे, वो केमिकल जहर के कारण मर जाते हैं। फिर वो
जो बैक्टीरिया का जो क्वांटिटी खेत में बढ़नी चाहिए, जो कंपोस्टिंग का काम करते हैं, पौधे को खाने लायक खुराक को कन्वर्ट करते हैं, वो हो नहीं पाता है। फिर खेतर खेतर के अंदर खेडूत कितना भी यूरिया डीएपी डाले, खाद डाले, लेकिन प्रोडक्शन नहीं मिलता है। आजकल सारे खेडूतों की हालत जो खराब हो चुकी है, उसका एक ही कारण है, ये रासायनिक खाद का ओवर कंजप्शन। इतना जहर खेतों में डाल के रखा है। तो पूरी सृष्टि को बचाने वाले तीन चीजें हैं। एक है केचुए यानी अरसिया, બીજા છે ઉધેવ અને ત્રીજી છે મધમાખી। मधमाखी यानी बी, शहद बनाने वाला, बी कीपिंग जो होते हैं ना, जो बी कीपिंग करते हैं, शहद पैदा करते हैं। तो ये मधमाखी, अरसिया यानी अर्थवर्म, और उधई यानी टर्माइट। हम टर्माइट को फार्मर्स के दुश्मन मानते हैं। वे उधेव खा गई उसको। मकान के अंदर भी आपकी लकड़े की जो भी फ्रेमें होती है, खिड़कियां होती है, दरवाजे की फ्रेम होती है, तो उसको उधेव खा जाती है। आपको बाहर से पता नहीं चलता है, अंदर सारी मिट्टी बना देता है। तो उधेव कभी जिंदा लकड़ा होता है, मान लो कोई बड़ा पेड़ है, उसके मूल को कभी नहीं खाता। जब लकड़ा सूख जाता है, मरा हुआ होता है, उसके अंदर जीव नहीं होता है, प्लांट सूख गया हो, वही लकड़े को उधेव खाती है। तो भगवान ने उनको इसीलिए बनाया है कि भी जो लकड़ा जल्दी कंपोस्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसको जमीन के अंदर मिला देने के लिए वो लकड़े को उधेव यानी टर्माइट उसको खा के उसकी मिट्टी बना देता है। तो लकड़ा सूखा है, कचरा है, तभी जाके उसको खाएगी। बाकी जिंदा पौधे को कभी उधेव खाती नहीं है। लेकिन खेडूत ऐसा मानते हैं कि भी हमारा खेत में लगाया हुआ पौधा खा जाएगी उधेव, इसीलिए उसको मारने के लिए वो दवाई डालते रहते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड का उपयोग करते करते जो मधुमक्खियां है, मधुमक्खियां, उसका काम है पोलिनेशन का ट्रांसफर करना। नल जो पौधा होता है, उसके फूल के जो परागरज होते हैं, उसको वो जब शहद इकट्ठा करने के लिए उसके फूल पे बैठती है, तो पराग रस को लेके वो दूसरे मादा पौधे के फूल के तक ले जाता है, उसका फलीनीकरण होता है, तब जाके फूल में से फल बनता है। ऐसे सीधा फल नहीं आता है। हर वनस्पति के अंदर नल और मादा होते हैं। कई ऐसे बेल होते हैं जिसमें शुरू के, मान लो आप लौकी लगाओ, ये या तो ये तुरिया जैसे प्लांट लगाओ, जो बेल वाले सब्जी है, तो उसमें क्या होता है कि जब ये निकलती है, बेल बढ़ती है, तो शुरू के दो चार जो फूल होते हैं, एक दो फूल, वो न- मेल होते हैं। फिर इससे आगे आने वाले फल फूल होते हैं, वो मादा होते हैं। तो यहाँ ये जो पहला फूल है, उसको उसके ऊपर आप ये कान साफ करने वाली बर्ड्स होती है ना, रुई वाली, उससे उसके ऊपर आप थोड़ा टच करो और उसके परागरस को ले लो। फिर वो आगे वाली वही बेल में आगे हुए फूल जो है, उसके ऊपर उसका कांटेक्ट करो, तो फलीनीकरण करो। अब मधुमक्खी आएगी तो वो करेगी, नहीं आ रही है तो आप ऐसे तरह भी कर सकते हो। फिर आप देखना जो फल फूल लगे हैं ना, इसके ऊपर इतने ज्यादा फूल फल बैठ जाएंगे कि पत्तियों से ज्यादा फल हो जाएंगे। तो ये पूरी वनस्पति जगत को जिंदा रखने के लिए भगवान ने मधुमक्खी को बनाई है, अर्थवर्म को बनाए हैं। ये
टर्माइट यानी उधेव को बनाया है, वो वनस्पति प्रकृति के मित्र है। लेकिन साइंटिस्टों ने खाद का रासायनिक खाद क्यों आया, कहां से आया? जब पहली और सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुए थे, उस टाइम ये दारू गोरा बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाली थी बड़े बड़े देशों ने। फिर उसमें से फैक्ट्री में से प्रोडक्शन के बाद जो कचरा बचता था, जहरी कचरा, वो कचरे का उन लोगों ने खाद में कन्वर्ट कर लिया और लोगों को खाद के तौर पे उसको बेचना शुरू कर लिया। और पूरी दुनिया की जमीन जो फर्टाइल थी, वो पूरी दुनिया की जमीन को उन्होंने जहर वाली कर दी। एक्चुअली तो कुदरत ने हर जमीन को, आप जंगल में जाइए, वहां क्या खाद डालने की जरूरत पड़ती है क्या? कुछ नहीं जरूरत पड़ती, नहीं दवाई छांटनी पड़ती है, नहीं खाद डालना पड़ता है, जंगल हरे भरे रहते हैं। और खेतों में बस जैसे गलत रास्ते दिखा के, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर का गलत उपयोग करके खेतों को इनफर्टाइल, उसकी फर्टिलिटी खत्म कर ली, यानी गुजराती देसी भाषा में केवू હોય तो ખેતરોને વાંझिया કરી દીધા। इसी तरह मेडिकल साइंस ने, आपको गला पकड़ गया, जुकाम हो गया, बुखार आ गया, थोड़ी सी वीकनेस आई, तो आप चने ममड़े की तरह पैरासीटामोल जैसी दवाई या एंटीबायोटिक दवाई, पेनिसिलिन सबसे पहले आती थी एंटीबायोटिक, जब वर्ल्ड वॉर हुआ ना उस टाइम वो दवाइयाँ थे, अभी पैरासीटामोल चल रही। अ, तो ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ खिला खिला करके हमारे आंतों में जो गट बैक्टीरिया थे, जिसका काम ही है विटामिन्स बनाना, खुराक को डाइजेशन करना, खुराक को शरीर को लग सके ऐसे कन्वर्जन करने का, ये सारा काम हमारे आंतों में रहे बैक्टीरिया करते हैं। और वो बैक्टीरिया को एसिडिक खुराक खिला के, एंटीबायोटिक खिला के, छोटे छोटे बच्चे सर्दी हो गई तो डॉक्टर एंटीबायोटिक का डोज खिलाते हैं, हफ्ता हफ्ता भर, तीन तीन टाइम। उसके आंतों में बैक्टीरिया मार लेते हैं, विटामिन बनना बंद हो जाता है। छोटे छोटे 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को डायबिटीज का इंसुलिन लेना पड़े, ऐसी ऐसी बीमारियां घुस गई है। अच्छा, उसके जो बोन यानी हड्डियों की जो लंबाई बढ़नी चाहिए, वो नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि विटामिन बन नहीं रही है, हड्डियों में कैल्शियम सीधा कभी जा नहीं सकता। कैल्शियम का विटामिन में कन्वर्जन होगा तभी हड्डी में जा सकता है। अब विटामिन बनाने वाले बच्चे बच्चे के पेट में, आंतों में आप बैक्टीरिया ही नहीं रखते हो, क्योंकि एंटीबायोटिक खिलाते रहते हो, एसिडिक खुराक खिलाते हो, थम्स अप पेप्सी जैसे कोल्ड ड्रिंक पिलाते रहते हो। फिर आंतों में बैक्टीरिया ही नहीं है, विटामिन बन नहीं रहे, कैल्शियम हड्डियों में जा नहीं रहा है। आप कोई भी स्कूल में जाओ, 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए बच्चों को खड़े करके देखिए आप, आपको शर्म आएगी, घेटा बकरा जेवा नाना नाना दिखाए। 10वीं कक्षा में पढ़ते हुए बच्चे आपको छोटे छोटे बंदर जितने दिखते हैं, घेटा बकरा जितनी हाइट वाले हो चुके हैं। आने वाले सालों में तो आप 100 साल के बाद देखोगे ना, तो आपको मनुष्य की हाइट भी इतनी कम हो जाएगी, उसका आयुष्य भी इतना कम हो जाएगा, 25-30 साल का रह जाएगा। ऐसी खराब स्थिति आने वाली है। ये साइंस साइंस ने कभी दुनिया का भला नहीं किया है। कुदरत के नॉलेज के साथ हमारे सनातनी संस्कृति वाले जो अ, विद्वान थे, उन लोगों ने कुदरत के नियमों के साथ जिंदा रहने का साइंस विकसाया था। लेकिन ये अंग्रेजीकरण ने पूरी दुनिया का सत्यानाश करके रखा है। रिफाइंड टेक्नोलॉजी और पेस्चुराइज टेक्नोलॉजी, ये दो टेक्नोलॉजी ने हमारे देश में सबसे ज्यादा हॉस्पिटलें बढ़ाने का काम किया है।
तो यहाँ डॉक्टर खादिर वाले क्या करते हैं कि वो मिलेट्स को पका के उसके अंदर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन बढ़वा के अच्छे बैक्टीरिया का ग्रोथ करवा के वो बैक्टीरिया वाला भोजन खिलाते हैं। तो आंतों में जाके अच्छे बैक्टीरिया बढ़ने के कारण डाइजेशन होने लगता है, भोजन कन्वर्जन अच्छा होता है, विटामिन्स बनने शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिशन मिलने शुरू हो जाता है और बीमारी में से बाहर आ जाते हैं। अच्छा, जो कच्चा खिलाते हैं बीवी चौहान साहब एनडीएस वाले, तो वो फल खिलाते हैं। अब फल जब पेड़ से आप तोड़ते हो तो इसके अंदर बैक्टीरिया अंदर घुसने लगते हैं, खट्टे फल को मीठा बनाने लगते हैं। ये बैक्टीरिया के साथ पेट में जाते हैं, वहां जाके भी काम तो बैक्टीरिया ही कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है मैं कच्चा खिला रहा हूँ इसीलिए वो ठीक हो रहे हैं। और वो डॉक्टर खादी लोग कह रहे हैं कि मैं पकाया खिलाता हूँ तभी पेशेंट ठीक हो रहा है। लेकिन दोनों की ठीक होने का जो पीछे का जो साइंस है वो तो बैक्टीरिया ही है। लेकिन बैक्टीरिया के ऊपर ये दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा है। उन- क्योंकि मेन काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये बात का पता नहीं चलता है। तो भगवान कृष्ण ने ये बैक्टीरिया के लिए दही की लीलाएं की थी। 5,000 साल पहले भगवान को दही की लीला क्यों करने की नौबत आई? लोगों को बताने के लिए कि तुम्हारे शरीर में दूध नहीं चाहिए, दूध बच्चे के लिए ठीक है। लेकिन बच्चा जब दूध पीता है तो बच्चे के मुंह में और पेट में इतने बैक्टीरिया होते हैं कि दूध पेट में जाता है, इमीडिएट दही बन जाता है, इमीडिएट। बच्चा दूध पिएगा और उल्टी करेगा तो दूध नहीं बाहर आएगा, सीधा दही बाहर आता है। और बड़े व्यक्ति को आप दूध पिलाओ उल्टी कराओ दूध ही बाहर आएगा, दही बनेगा ही नहीं। तो बड़े व्यक्तियों के पेट में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया नहीं होते हैं, वो आंतों में ही सिर्फ होते हैं। और छोटे बच्चे के तो मुंह में होते हैं, जठर में होते हैं, आंतों में होते हैं, सब जगह होते हैं। इतने बैक्टीरिया होते हैं, दूध पेट में गया तुरंत दही। ये कन्वर्जन, फूड का कन्वर्जन। और समय पे दूध जो दही नहीं बना तो वो फूड पॉइजन बन जाता है। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता है। तो यहाँ न्यू डाइट सिस्टम वाले, एनडीएस वाले और मिलेट वाले, ये दोनों के कॉन्सेप्ट में फायदा शरीर को अल्टीमेट देने वाले होते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। तो इसको जरा आप अच्छी तरह समझ के उसका प्रयोग करना शुरू करो। मिलेट की अलग अलग वानगियां भी बना सकते हैं आप। यूट्यूब पे आप लिटिल मिलेट की वानगियां सर्च करोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी। हमारी रेसिपी बुक में भी मिलेट की विविध वानगियां बताई हुई हैं। अब स्वाद के अनुसार भोजन के गुण, उसको जरा हमको समझना है। हमने पहले ये देखा वजन के हिसाब से गुण। भोजन जितना वजन में हल्का उतने न्यूट्रिशन ज्यादा। जितना भोजन वजनदार इतनी ताकत ज्यादा, कैलोरी ज्यादा। अब स्वाद कैसे काम करता है? अब कोई भोजन वजन में हल्का है लेकिन उसका स्वाद पर्टिकुलर है तो वो स्वाद अपना काम अलग करेगा। तो स्वाद भोजन के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो शरीर में जाके क्या करता है, उसकी क्या इफेक्ट होती है, वो समझना इतना ही जरूरी है जितना वजन वाला भोजन, हल्का भोजन क्या करता है उसको साथ साथ। तो हम 6 प्रकार के स्वाद खाते हैं: खट्टा, तीखा, मीठा, खारा, तूरा, कड़वा। ये 6 प्रकार के स्वाद, और हर एक स्वाद अपना अलग अलग काम करता है। शरीर में उसकी एक पर्टिकुलर जॉब होती है। मीठी चीज आप देखो, कोई भी जो स्वाद में मीठी हो,
ગુજરાતીમાં એને ગરપન કહીએ છીએ। लेकिन गुजराती लोग सॉल्ट को भी मीठा कहते हैं। ये बहुत विचित्र है। नमक को आप मीठा कहते हो, ઘણી ચીજોને પણ મીઠું કહે। મને ખબર નથી આ મીઠું કઈ રીતે નામ પડ્યું। મીઠું ખારું જ હોય, કોઈ દાબી ગળ્યું હોય જ નહીં, છતાં મીઠું नाम मीठू पाड़ी दीदू છે લોકોએ। तो यहाँ आपको हर टेस्ट क्या करता है, उसकी क्या साइड इफेक्ट है, इसकी स्वभाव में भी क्या इफेक्ट आती है, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो स्वीट, स्वीट यानी गरपन, स्वीट, मीठू, मीठू, सॉल्ट नहीं, हाँ, मीठू, गर्यू, स्वीट। तो जितनी स्वीट चीजें होती है उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखो तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। उसको अंग्रेजी की भाषा में कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो जितनी स्वीट चीजें हैं, जितनी मीठी चीजें हैं, गरी चीजों जितनी भी है, चाहे नेचुरल हो या तो प्रोसेस करेली, सब चीज कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं ऐसा नहीं होता है, ये भी समझ लो आप गन्ने का रस पियो, मीठा लगेगा। तरबूज खाओ, टीटी खाओ, पपीता खाओ, चीकू खाओ, सब मीठे हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। लेकिन आप आलू खाओ, गेहूं खाओ, चावल खाओ, मीठे नहीं है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, दोनों कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जितनी मीठी चीजें हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे शरीर में एक ही काम है, शरीर को ऊर्जा देना, यानी कैलोरी देना, यानी ताकत देना। काम करने की शक्ति आपको चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगी, कैलोरी से मिलेगी ताकत। तो हर मीठी चीज आपको शक्ति देने का काम करता है। आपको अशक्ति लग रही है, आप थोड़ा सा गुड़ मुंह में रख दो, शहद 2-4 चम्मच ले लो और पी लो पानी के साथ, तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी। तो हर मीठी चीज आपको ताकत देने का काम करता है। लेकिन ज्यादा मीठी चीज खाने से वही मीठी चीज शरीर में कफ बढ़ाता है। और कफ क्या है? सर्दी जुकाम, वो वायरस से होता है। तो जो सर्दी जुकाम है, कोल्ड कहते हो अंग्रेजी में, नाक में से पानी जो बहता है, वो सब गला पकड़ता है, ये टॉन्सिल फूलते हैं, ये सारा आपके खून में कफ के वायरस बढ़ने से होता है। तो कफ कब बढ़ता है? जब आप ज्यादा मीठी चीजें खाते हो, वो मीठी चीज शरीर में जाके कैलोरी में खर्च हो जानी चाहिए, मेहनत करके आप खर्च कर लेते हो तो आपको कफ नहीं होता है। लेकिन मीठी चीज खाते हो, मेहनत नहीं करते हो, वो मीठी चीज खून में घूमती रहती है, घूमती रहती है तो कफ वाले वायरस बढ़ जाते हैं और सर्दी जुकाम होती है। उसको कफ प्रकृति कहते हैं। कफ प्रकृति की साइड इफेक्ट क्या होती है कि कफ प्रकृति वाले का स्वभाव आलसू हो जाता है, उसका वजन बढ़ने लगता है, इतना आलसी हो जाता है कि आप उसको 5 बार बूम पाड़ो तब जाके हैं बोलेगा। आप उसको बुलाओगे तो 1-2 बूम पाड़ोगे न, तो 1-2 बार में तो वो बोलेगा नहीं, 4-5 बार बोलोगे तब जाके वो बोलेगा हाँ क्या है। ये ऐसे ठंडे भैंस जैसे स्वभाव वाले हो जाते हैं, वो सारे कफ प्रकृति वाले होते हैं। वो वजन में भी थोड़े मोटे होते हैं, क्योंकि मीठी चीज तो कैलोरी है,
कैलोरी ज्यादा खाएंगे तो चर्बी बनेगी, चर्बी बनेगी तो वजन बढ़ेगा। वेट, ओबेसिटी की बीमारियां यहीं से आती है। स्वभाव ठंडा हो जाना, वजन बढ़ जाना, आलसू प्रकृति हो जाना, एक्टिवनेस खत्म हो जाना। अलर्ट नहीं होते हैं वो लोग। कोई भी कुछ अचानक से कोई घटना बन गई तो वो तात्कालिक रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, कफ प्रकृति वाले। तो एक मीठी चीजों का साइड इफेक्ट है। हाँ, मीठी चीजों में अपवाद भी है, जो कैलोरी नहीं है, ताकत नहीं देती है। मीठी लगती है लेकिन ताकत नहीं देती है। और वो होती है शुगर फ्री। नेचुरल शुगर फ्री प्लांट भी होते हैं, पौधा होता है, उसको स्टीविया कहते हैं अंग्रेजी में, स्टीविया का प्लांट। आपको तुलसी जैसा पौधा होता है, उसके पत्ते में आ, चीनी से 300 गुना मिठास होती है, 300 गुना। आप एक उसकी पत्ती मुंह में रखोगे ना, तो एक एक दो दो घंटे तक आपके मुंह में से उसकी मिठास नहीं जाएगी, इतनी मिठास होती है। लेकिन वो मिठास ज्यादा होने के बावजूद वो कैलोरी नहीं होती है। भगवान ने ऐसे अपवाद वाले पौधे भी बनाए हैं, स्वाद में मीठे हो लेकिन कैलोरी न हो। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए ये पौधों में से बनाए हुए एक्सट्रैक्ट निकाल के उसके लिक्विड, और या तो वाइट चीनी जैसा पाउडर कई कंपनियां बनाती हैं। तो एक आप चम्मच डालो तो इतना मीठा हो जाता है कि लेकिन वो खाने से आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, कैलोरी नहीं बढ़ती है। तो स्वीट चीज के फायदे भी है, उसके गैर फायदे भी है। हाँ, शरीर का स्वभाव भी बदल देता है, शरीर की प्रकृति चेंज हो जाती है। लोग बोलते हैं जिन लोगों की कप प्रकृति है वो कप प्रकृति आप बदल नहीं सकते। ऐसा नहीं है। आपके भोजन में मीठी चीजों का स्वाद रहता है तब जाके कप प्रकृति रहती है। आप मीठी चीज खाना बंद करो, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ, तो कफ रहेगा ही नहीं, शरीर में कफ बढ़ेगा ही नहीं, खून में कचरा बढ़ना नहीं चाहिए। तो अब ये शुगर मीठी चीजों से होता है ऐसा लोग मानते हैं। बीमारी जो डायबिटीज की है वो गलत मान्यता है। मीठी चीज खाने से कभी डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज होता है पेंक्रियाज का काम कर देना छोड़ देना, काम करना छोड़ देना, वो डायबिटीज की वजह है। तो बीमारी मीठी चीजों से नहीं आती है। लोग बोलते हैं मीठा ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो जाएगा, वो बात गलत है। जिनका पेंक्रियास काम करता होगा वो कितनी मीठी चीज खाएगा, वो शुगर लेवल उसका नॉर्मल ही रहेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पेंक्रियाज इंसुलिन बना के वो मीठी चीज को कैलोरी में कन्वर्ट करके चर्बी में कन्वर्ट कर लेगा, और वो चर्बी लीवर में जाके स्टॉक हो जाएगी, शुगर लेवल बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन जिनके पेंक्रियाज में नमक का कचरा जमा पड़ा है, चर्बी का कचरा जमा पड़ा है, पेंक्रियाज काम कर नहीं रहा है, वो इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा है, फिर उसको डायबिटीज की समस्या आती है। तो ये मीठी चीज, अब मीठी चीज का उपयोग शरीर में कैलोरी के लिए होता है। गुजराती लोग ज्यादा मीठी चीज खाने के शौकीन होते हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्वीट चीजें खाने के लोग हैं तो वो है गुजराती, सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में। इतना गुड़ इतना चीनी खा जाते हैं कि ज्यादातर चीनी की फैक्ट्रियां गुजरात के ऊपर चलती हैं। मिठाइयाँ छोटी छोटी अवसर प्रसंग में मिठाइयाँ। हाँ, आप विदेश में जाओ, इतनी मीठी चीज खाने का वहाँ आदत नहीं होती है। अच्छा, पूरी दुनिया के लोगों को मीठी चीजें ज्यादा खाने की आदत नहीं है।
अब वहां के लोग मीठी चीज खाते नहीं है, उसके ब्लड में ज्यादा शुगर लेवल होगा ही नहीं, तो उनका बहुत कम रहता है। यहाँ तो सुबह में, दोपहर को, शाम को कार्बोहाइड्रेट्स, मीठी चीजें ज्यादा खाने की आदत है, तो ब्लड शुगर ज्यादा रहता है, शरीर में कोई सिम्टम्स नहीं होता है। लेकिन ये एलोपैथी वाले क्या करते हैं, उन लोगों, ज्यादातर लोग कम खा रहे चीनी, उनके शरीर खून में जो चीनी का, शुगर का जो लेवल होता है उसको पैरामीटर में ले लेते हैं। गुजराती लोग ज्यादा खाते हैं तो खून में ज्यादा आता है, तो कहते हैं तो बीमार है। ये तो ऐसी बात हो गई। आप राजस्थान में जाइए तो वहाँ मेहमान आता है तो उसको शराब पिलाने की अ, एक व्यवहार कहो, या तो कस्टम, या तो रीति रिवाज कहो। हाँ, कोई शादी में गए होते हैं तो सबको शराब पिलाई जाती है, मेहमानों को शराब पिलाते हैं। अब मान लो जो लोग हर रोज शराब पीते हो, तो उनके खून में शराब की क्वांटिटी तो मिलेगी ही, आप जांच करोगे खून का तो शराब मिलेगा ही। अब पूरी दुनिया शराब पीती हो, ज्यादातर लोग, उनके खून में शराब की क्वांटिटी मिलेगी, खून का एनालिसिस करोगे तो। ये लोग साइंटिस्ट तो क्या करेंगे एलोपैथी वाले, कि भी पूरी दुनिया के लोगों के खून में इतना शराब मिल रहा है, तो जो नहीं पीता है उसको बोलेगे कि भी तुमको तो शराब पीना पड़ेगा, इतना तो मिलना ही चाहिए, तो बीमार है। ऐसा है सब, ये पूरे साइंटिस्ट लोगों का काम ऐसा होता है। सबको एक लाकड़ी लेके हाँकते रहते हैं भी ये सब, वो सबके खून में शराब ही मिलता है तो तुम्हारे में भी मिलना चाहिए। अच्छा, सबके खून में चीनी कम मिल रही है तो तुम्हारे शरीर में कम मिलनी चाहिए। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई ये तो, ये लोगों तो रीति रिवाज वाले हैं, हर रोज कोई आता है तो भी पड़ोसी का लड़का अच्छा मार्क्स पास होता है तो पड़ोसी पेड़ा खिलाता है। अरे खुशी का माहौल है तो लोग मिठाइयाँ खिलाते हैं, तो बोलते हैं तुम बीमार हो। अरे बीमारी क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें बीमार क्यों कह रहे हो। लेकिन वो लोग आपको दवाई ही खिलाएंगे, नहीं होनी चाहिए इतनी। तो मीठी चीज शरीर में जब जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट से, हमारे शरीर का जो खून है वो 5 लीटर खून होता है। 5 लीटर खून में कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर यानी ग्लूकोज, अब जो भी बोलो उसको, उसका वजन करो, खून में से निकाल दो, तो 5 से 7 ग्राम वजन ही होगा। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपके खून में जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसका वजन 5-7 ग्राम से ज्यादा नहीं रखना है। मान लो आपने चावल खा लिया, आलू खा लिया, गुड़ खा लिया, शहद खा लिया, गन्ने का रस पी लिया, और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ गया, तो पेंक्रियाज की व्यवस्था भगवान ने रखी है, वो इंसुलिन बनाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट्स को चर्बी बनाएगा, और चर्बी को लीवर में भेज देगा, तो खून में से वो कम हो जाएगा। एक पूरी व्यवस्था है, भगवान ने बनाई हुई। अब मान लो आप 2-3 दिन नहीं खा रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स, अनाज नहीं खा रहे हो, आलू नहीं खा रहे हो, चावल नहीं खा रहे हो, मीठी चीज नहीं खा रहे हो, तो आपके खून में जो 7 ग्राम शुगर था वो कम हो गया, खर्च होने लग, क्योंकि ये तो 24 घंटा खर्च होता रहता है। तो जैसे आपके खून में से शुगर लेवल कम हो गया, तो भगवान ने इंसुलिन पेंक्रियाज को बोल के रखा है कि भाई जैसे खून में शुगर लेवल कम हो जाए तो आपको एक दूसरा इंसुलिन बनाने का, वो इंसुलिन लीवर में जो चर्बी पड़ी है उसको तोड़ के दोबारा शुगर बनाए और खून में भेज दे। ये पूरी व्यवस्था है शरीर के अंदर। तो जिनका पेंक्रियाज काम करता रहता है वो जलेबी खाएगा, ज्यादा शुगर गया, वो चर्बी बन जाएगी, लीवर में चला जाएगा,
अच्छा, 2 दिन नहीं खाया, शुगर लेवल कम हो गया, तो जो चर्बी बना के रखी थी जलेबी की लीवर में, उसी चर्बी का वो शुगर बन जाएगा, खून में वापिस आ जाएगा। तो जिसका लीवर अच्छा काम करता है, जिनका पेंक्रियाज अच्छा काम करता है, क्योंकि लीवर में स्टोरेज करना है, पेंक्रियाज को इंसुलिन बनाना है, ये दोनों को काम करना है। मान लो पेंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है लेकिन लीवर में जगह नहीं है, तो क्या करेगा? वो खून में ही घूमता रहेगा, चर्बी बन के भी खून में घूमता रहेगा। शुगर का चर्बी बन जाएगा, लेकिन वो चर्बी खून में घूमती रहेगी, क्यों? लीवर में जगह नहीं है रखने की। तो लीवर भी साफ सुथरा रहना चाहिए, जगह होनी चाहिए रखने की, पेंक्रियाज भी काम करता रहना चाहिए। इन लोगों को डायबिटीज नहीं होता। जिनका लीवर बिगड़ चुका है, जिनका पेंक्रियाज बिगड़ चुका है, अब पेंक्रियाज काम कर रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, तो भी शुगर लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि जगह नहीं है वहां रखने की। हाँ, पेंक्रियाज बिगड़ चुका है, लीवर ठीक है, कई लोगों का दोनों बिगड़ चुके हैं। तो डायबिटीज ये पेंक्रियाज के साथ जुड़ी हुई बीमारी है। हाँ, तो मीठा खाने से डायबिटीज होती है, ये बात गलत है। तो स्वीट वाली चीजों के ऊपर आपको ये बात समझ में होनी चाहिए। अच्छा, जिन लोगों का लीवर और जिन लोगों का पेंक्रियाज सही काम करता हो, वो 9 9 दिन तक निर्जरा करे, उपवास करे, नवरात्रियां करे, 9 दिन कंटिन्यू, तो भी उनके शुगर लेवल कम नहीं होता। तो हमारा लीवर इतना बड़ा होता है कि आप 9 दिन तक भोजन नहीं करो, तो आपके लीवर में से शुगर खून में अपने आप आता रहेगा, और आपको कभी चक्कर, अशक्ति कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन शर्त क्या है? आपका लीवर, पेंक्रियास दोनों अच्छी तरह काम करते हो, तो आप उपवास कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं? गलत खाना खाते हैं, नमक गरम करके खाते हैं, तेल गरम करके खाते हैं, लीवर को चक्का जाम करके रख देते हैं, लीवर में स्टोरेज ही नहीं होता है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स का चर्बी बनना चाहिए, चर्बी का कार्बोहाइड्रेट्स बनना चाहिए, वो प्रोसेस खत्म हो जाती है। फिर आप एक दिन भूखे रहते हो तो चक्कर आ जाते हैं, ग्लूकोज के बोतल चढ़ाने पड़ते हैं, क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा है, पेंक्रियास काम नहीं कर रहा है। तो ये बातें बहुत समझने के लिए गुड बातें हैं, उसको समझ के उसका उपयोग करना है। लोगों के लीवर को साफ रखना है, लोगों के पेंक्रियास को साफ रखना है, वो एक्टिवेट रहेगी तो कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो हमारे सनातन धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर बारिश की मौसम में इतने लंबे उपवास दिए जाते हैं। हिंदुओं में नवरात्रि या 4 नवरात्रि होती है, 2 मुख्य नवरात्रि होती है, वो 2 गुप्त सुषुप्त नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि कहते हैं, वो होती है। तो ये 9 दिन नवरात्रि एक साल में 4 बार आती है, और कई साधु संत लोग 9 दिन नवरात्रि निर्जला भी करते हैं। हाँ, और हमसे सबसे बड़े साधु तो आप सबको पता ही है, नरेंद्र मोदी साहब चारों नवरात्रि करते हैं, 9 9 दिन नींबू पानी पे रहते हैं, भोजन भोजन कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा कि भाई नवरात्रि चल रही है, साहब ने छुट्टी रखी है, आराम पे है। आपको कभी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर को साफ रखते हैं, लीवर को साफ रखते हैं, पेंक्रियाज को साफ रखते हैं, इसीलिए 9 दिन तक चला सकते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर सबसे कोई अद्भुत ऑर्गन है, तो वो लीवर है। लीवर के बाद में दूसरे नंबर पे है पेंक्रियाज। ये 2 अंग, जिनके 2 अंग कंप्लीट हो गए, उन लोगों के
शरीर में बीमारियां नाम जैसी चीजें नहीं होगी। तो लीवर बिगड़े नहीं, उसका ध्यान आपको रखना है। खराब कोलेस्ट्रॉल नहीं जाना चाहिए। नमक गर्म होके जाएगा तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, वो जम जाएगा लीवर में। तो लीवर को ठीक रखो। लीवर को ठीक रखने के लिए लीवर क्लिंजिंग की पूरी प्रोसेस होती है। तो लीवर क्लिंजिंग भी आप कर सकते हो, करवा सकते हो लोगों को। घर बैठे ही करना है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है प्रोसेस। तो मीठी चीज हमारे शरीर को ताकत देने का काम करते हैं, शरीर में कफ प्रकृति बढ़ाने का काम करता है, वजन बढ़ाने का काम करता है, स्वभाव आलसू बनाने का काम करता है। और ज्यादा मीठी चीज खाने से लोगों के, डायबिटिक पेशेंट वालों को तो गैग्रीन जैसी बीमारियां भी, पूरे अंग सड़ जाते हैं। पैर काटने पड़ते हैं लोगों को। तो ये मीठी चीज, मीठी यानी कार्बोहाइड्रेट्स, और सारे कार्बोहाइड्रेट्स मीठे नहीं है, ये भी ध्यान रखो। आप आलू खाओ तो वो भी ऐसा ही मानना आपने गुड़ खाया है। आप चावल खा रहे हो, आप गेहूं खा रहे हो, तो मान लो आपने मीठी चीज ही खाई है। भले मुंह में रखने से वो मीठी नहीं लगती हो, लेकिन ये सब मीठी चीजें ही है, भले स्वाद में मीठी न हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। खट्टी चीजें क्या करती हैं? मीठी चीज आपको ताकत देती है, लेकिन जो चीज ताकत देती है वो न्यूट्रिशन नहीं देती, यानी रिपेयरिंग का काम नहीं करती है शरीर के अंदर। ये ध्यान रहे। जो चीजें आपको न्यूट्रिशन देते हैं, रिपेयरिंग का सामान देते हैं, वो कैलोरी का सामान नहीं देते हैं, यानी ताकत नहीं देते हैं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप गाड़ी में, बाइक में पेट्रोल डालते हो, तो पेट्रोल का काम है बाइक को ताकत देना। पेट्रोल गाड़ी चला सकता है, लेकिन गाड़ी बिगड़ेगी तो गाड़ी रिपेयर नहीं कर सकता पेट्रोल। रिपेयरिंग का सामान आपको अलग ही चाहिए। जो सामान गाड़ी रिपेयर कर पाएगा वो पेट्रोल की जगह कभी नहीं चल सकता। इसका मतलब ताकत देने वाला खुराक अलग होता है, रिपेयरिंग करने वाला खुराक अलग होता है। हमारे शरीर में भी ऐसा है। आपको मेहनत करनी है तो ताकत वाला खुराक खाना पड़ेगा। आप मेहनत करोगे, काम करोगे, पैरों के हाथ के मसल्स में घिसारा पड़ेगा, हड्डियां घिसेगी। तो जो खुराक आपको ताकत देता है काम करने की, वो खुराक आपकी हड्डी को घिसारे से बचा नहीं सकता, रिपेयरिंग काम नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना है। तो जो ताकत देगा खुराक वो रिपेयर नहीं करेगा, जो रिपेयर करेगा वो ताकत नहीं देगा। तो मीठी चीज आपको ताकत देती है, लेकिन वो रिपेयरिंग का कोई काम नहीं करेगा। ये ध्यान रखो। हाँ, ताकत मिल जाएगी मीठी चीज खाने से, कार्बोहाइड्रेट्स खाने से ताकत मिल जाएगी, लेकिन रिपेयरिंग का कुछ नहीं करेगा। रिपेयरिंग यानी पोषक तत्व, न्यूट्रिशन। तो वो सबसे ज्यादा आपको पत्तियों में मिलेगी, जो हम अगले पिछले चैप्टरों में देख चुके हैं। तो खट्टी चीज क्या करती है? खट्टी चीज ताकत नहीं देती है, रिपेयर भी नहीं करती है। दोनों में से एक भी काम नहीं करता है खट्टे का काम। तो खट्टे का काम क्या, फायदा क्या? नहीं ताकत दे रही है, नहीं रिपेयर कर रहा है। तो खट्टा क्यों खाए हम? अब होटल में खाने जाते हो तो खाना खा लेने के बाद अच्छे लास्ट में हाथ धोने क्या देता है? नींबू देता है। क्यों देता है आपको? सफाई के लिए।
तो नींबू का काम है सफाई करना, खट्टे का काम है सफाई करना। तो गाड़ी के कार्बोरेटर में कचरा आ गया है, तो आप कार्बोरेटर बाहर निकाल के साफ करके वापिस लगा के गाड़ी चालू कर सकते हो। गाड़ी के प्लग में कचरा आया है तो प्लग बाहर निकालो, साफ करके वापिस भराओ, गाड़ी चालू हो जाएगी। हृदय में कचरा आ गया है, हृदय बाहर निकालो, साफ करके वापिस लगा देना। पेंक्रियाज में कचरा आया है, बाहर निकालो, साफ करके वापिस लगा दो। लीवर में कचरा आ गया है, बाहर निकालो, साफ करके वापिस लगा दो। होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको ऐसा खुराक खाना पड़े जो आपके शरीर के जहां जहां अंग में जहां जहां जैसा कचरा जमा पड़ा है वो सारे को पिघाल पिघाल के तोड़ तोड़ के निकाले, क्योंकि आप स्पेयर पार्ट तो बाहर निकाल नहीं सकते। तो आपके शरीर के जो जो ऑर्गेन, जो जो स्पेयर पार्ट में कचरा पड़ा है, वो सारा कचरा, मान लो किडनी में स्टोन हो गया है, तो वो किडनी को बाहर निकाल के स्टोन निकाल के वापस नहीं लगा सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसी चीज खानी पड़ेगी जो स्टोन को पिघाले। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन करता है? खट्टे फल, खट्टा स्वाद। खट्टा भले ताकत न देता हो, भले रिपेयर न करता हो, सफाई तो करेगा। हाँ, जिन लोगों का वजन बढ़ गया है, जिन लोगों के स्पेयर पार्ट बिगड़ चुके हैं, हृदय में कचरा आ गया है, पेंक्रियाज में कचरा आ गया है, फैटी लीवर हो चुका है, किडनी में पथरी हो गई है, जहां जहां कचरा जमा पड़ा है, हाँ, इवन आपके आंखों आंखों में मोतियाबिंद आ चुका हो, ये सारा कचरा ही है। तो ये कचरे को तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का काम कौन करेंगे? खट्टे, खट्टा स्वाद, खट्टा टेस्ट। खट्टे का काम ही है सफाई करना। जब आप खट्टी चीज खाओगे तो शरीर के हर ऑर्गेन में, हर खून की नलियों में, हर टिश्यू में जहां कचरा पड़ा है वो सारा कचरा टूट के खून में आएगा। अब कचरा खून में बढ़ जाएगा तो आपके खून में घूमते हुए बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया तो पानी के साथ पेट में जाते हैं, पेट में ऑलरेडी होते हैं, आपके श्वास के साथ फेफड़ों में जाते हैं, वहीं से खून में जाएंगे। तो बैक्टीरिया खून में घूमते रहते हैं, वो बैक्टीरिया ये कचरा खाएंगे, कचरा खाएंगे तो वायु बढ़ेगा, और वायु बढ़ेगा तो खून में वायु बढ़ेगा, और खून में जो वायु बढ़ता है उसको वायु प्रकृति कहते हैं। तो कई लोगों को खट्टा खाने से जॉइंट पेन होने लगता है, सूजन आ जाती है। तो सूजन क्यों होती है, वो जॉइंट पेन क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने खट्टा खाया। खट्टा का काम था कचरा तोड़ना, कचरा टूटा हुआ खून में गया, खून में घूमते हुए बैक्टीरिया खाते हैं, वो खाया हुआ खुराक खाने के बाद वायु पैदा करते हैं, वो वायु खून की नलियों में घूमता रहता है, और खून में जहां से वो खून की नलियां पसार होती है, मान लो आपके घुटन के पास से खून की नलियां जा रही है, तो जहां घुटन है वो जॉइंट फ्लेक्सिबल है, आपकी हड्डी है, तो ये हाथ है तो यहाँ से फ्लेक्सिबल है। तो यहाँ जहां जहां फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट होता है वहां जो खून की नलियां होती है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, यानी रबर जैसी होती है, ज्यादा इलास्टिसिटी इसमें होती है। तो ये वायु बढ़ने से जो ज्यादा सॉफ्ट खून की नलियां है वो ज्यादा फूल जाती है, फिर जॉइंट जहां होती है वहां सूजन आने लगते हैं, वहां पेन होने लगता है आपको, सूजन के कारण इन्फ्लेमेशन कहते हैं उसको, वायु प्रकृति कहते हैं। तो खट्टा खाने से खून में वायु बढ़ता है, पेट में गैस हो जाना और पीछे आवाज करना वो वायु प्रकृति नहीं है। वायु प्रकृति का मतलब है खून में वायु बढ़ना, पेट में वायु बढ़ना नहीं। पेट में जो वायु बढ़ता है ना,
वो तो आंतों में सड़न के कारण गैस बनती है, वो है। वो आंतों में गैस बन रही है, खून में नहीं। लेकिन आपके शरीर में जो खून घूम रहा है, उसके अंदर जो वायु बढ़ता है, उसको वायु प्रकृति कहते हैं। और वायु प्रकृति चेक करने के लिए हार्ड वैद्य क्या करता है? नाड़ी चेक करता है, किसकी? हाथ की। खून की नली को साफ चेक करता है, पेट के ऊपर हाथ नहीं रखता है। वायु प्रकृति चेक करने के लिए हाथ पकड़ता है या पेट पे हाथ रखता है वैद्य? हाथ को पकड़ता है। खून की नलियों में जो खून पसार हो रहा है, वो किस लय से जा रहा है, वो चेक करके वो पता चलता है उसको कि ये पित्त वाला है, वायु वाला है, कफ वाला है। ये वायु प्रकृति है। आजकल तो एक प्रकृति को चेक करने वाले मशीन भी आ चुके हैं। नाड़ी वेद, नाड़ी चेक करना सबका, सब आयुर्वेद डॉक्टर वाले नाड़ी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईश्वर की देन होती है, तभी वो कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा होती है, वही अच्छी तरह नाड़ी चेक कर पाते हैं। बाकी आयुर्वेद डॉक्टर भी अच्छी नाड़ी चेक नहीं कर पाते हैं। तो उसको आसान करने के लिए अब मार्केट में मशीनें आ चुकी है, करीब 35-40 हजार के आसपास के। आप हाथ की कढ़ाई पे लगा दो, और वो चेक करके बता देगा आपके खून में कफ बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, वायु बढ़ गया है। ऐसे मशीन भी आ गए हैं। तो आपको शरीर की प्रकृति भी कौन सी है, उसके लक्षण भी समझ में आने चाहिए। वायु प्रकृति ज्यादातर खट्टी चीजों के कारण होते हैं। अच्छा, ये वायु कैसे बढ़ता है उसका दूसरा आपको एग्जांपल दूंगा। छाछ की थैली आप फ्रिज में से बाहर निकाल के धूप में यानी तड़के में रखो 3-4 घंटे के लिए। धीरे धीरे वो थैली फूलेगी। अच्छा, आपने बाहर से अंदर हवा भर के फुलाई, अपने आप फूलती है। कौन फुला रहा है? तो वो छाछ के अंदर जो बैक्टीरिया है दही के, वो फुला रहे हैं। कैसे? तो अंदर वायु पैदा करके। कैसे वायु पैदा होती है? तो छाछ जब आप धूप में रखते हो, सनलाइट में, तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश थैली के अंदर जाता है। अंदर क्या है? छाछ है, छाछ के अंदर दही है, दही का छाछ है, दही का अंदर प्रोटीन है। वो प्रोटीन गर्मी के कारण सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है तो दही के जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोटीन को खाते हैं। वो खाते हैं तो वायु पैदा करते हैं। वायु पैदा होता है तो थैली के अंदर बढ़ने लगता है, थैली फूलने लगती है। थैली में से वायु को बाहर निकलने की जगह नहीं होती है, इसीलिए थैली फूल जाती है। अब बाहर से हवा नहीं बढ़ते। तो जिस तरह गर्मी से प्रोटीन सॉफ्ट हो जाने से बैक्टीरिया उसको खाते हैं और वायु बढ़ाते हैं, इसी तरह आप जब कोई खट्टी चीज खाते हो, तो आपके शरीर में जो कचरा निकलता है, वो कचरा खून में घूमते हुए बैक्टीरिया खाते हैं। वो खाते हैं तो वायु बढ़ाते हैं, और आपके खून में वायु बढ़ने लगता है। जो जैसे थैली फूलती है, इसी तरह आपकी खून की नलियां फूलने लगती हैं। उसको वायु प्रकृति कहते हैं। और ज्यादातर जॉइंट पेन हो या किसी भी कहीं भी जहां जहां आपको पेन की समस्या हो, वो सारे पेन 99% इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। इन्फ्लेमेशन तभी होता है जहां वायु बनता हो, और वायु वही बनता है जहां कंटामिनेशन होता हो, बैक्टीरिया होते हैं, वही वायु बनता है। और ये वायु प्रकृति वाले को, वायु कब ज्यादा बनता है? जब शरीर में पकाया हुआ प्रोटीन ज्यादा जाता हो, तब भी वायु ज्यादा बनता है। क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा खुराक है
वो गर्मी में जाता है, वो तुरंत वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और लोग क्या करते हैं, प्रोटीन यानी दाल पका के खाते हैं, तो ऑलरेडी बिगाड़ के खाते हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया आ चुके होते हैं खाने वाले, वही दाल पेट में जाती है, वही बैक्टीरिया वाली दाल खून में जाती है, और खून में वही बैक्टीरिया दाल को खा खा करके उसमें से वायु बनाते हैं। फिर साइड इफेक्ट में यूरिक एसिड बनने लगता है, और यूरिक एसिड बढ़ने से खून में यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट के जो बीच वाले जो लुब्रिकेशन वाले जो पेड़ होते हैं, आ, हर एक जॉइंट के बीच में लुब्रिकेशन होता है, ग्रीस होता है नेचुरल, तो वो लुब्रिकेशन पिघल जाता है। पिघल जाता है तो हड्डियां एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होने लगती है, कांटेक्ट में आती है, हलती है तो घिसारा शुरू हो जाता है, फिर हड्डियां घिसने लगती है, और फिर घुटन घिस जाते हैं। तो एक घुटन घिसने की नौबत कब आती है, जब खून में वायु बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। यूरिक एसिड कब बढ़ता है, तो ज्यादा प्रोटीन पकाया खाने से। तो ऐसे सूजन वाले, जॉइंट पेन वाले, घुटन के दर्द वाले, वायु प्रकृति वाले लोगों को पकाए हुए प्रोटीन नहीं खाने चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जितना जल्दी सड़ जाता है, शायद दुनिया का कोई खुराक इतना जल्दी सड़ जाता है। हमारे खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, और चर्बी होती है। ये तीन खुराक सबसे ज्यादा हम खाते हैं, बाकी न्यूट्रिशन वाला और सब कुछ तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स और चर्बी ये दो ऐसे खुराक है, वो जल्दी सड़ नहीं जाते हैं। लेकिन प्रोटीन एक ऐसा खुराक है, वो तुरंत जैसे गर्म किया तुरंत सड़ना चालू। आप जब भी कोई दाल बनाते हो, सुबह में बनाई हुई दाल शाम को खाने लायक नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन से बनी है। आप सुबह में बनाई हुई रोटी दूसरे तीसरे दिन भी खा सकते हो। अच्छा, तली हुई चीजें तो हफ्ते हफ्ते 15 15 दिन तक खा सकते हैं। हाँ, दिवाली में नाश्ता बनाते हैं लोग, तो देव दिवाली तक खाते हैं। क्यों? तेल वाली है, वो बिगड़ती नहीं है इतनी जल्दी। तो चर्बी युक्त पदार्थ जल्दी नहीं बिगड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज जल्दी नहीं बिगड़ती है। लेकिन प्रोटीन, प्रोटीन तो गर्मी में रखो तुरंत सड़नी शुरू। हाँ, वो इतनी जल्दी सड़ जाती है कि जितने भी फूड पॉइजन के जितने भी इंसिडेंट होते हैं, वो सारे प्रोटीन वाली चीजें में से ही फूड पॉइजन होती है। या तो दाल सड़ जाती है, वो खराब हो जाती है, या तो दही का मट्ठा, हाँ, वो तड़के में रखा हो, गर्म हो गया हो, अंदर फंगस और फूड जहर बन गया हो, और लोग खाए और फूड पॉइजन हो जाता है। तो जहां जहां प्रोटीन युक्त चीजें हैं, वो सारी चीजों को पका के नहीं खाने चाहिए। उसको खाना है तो अंकुरित करके खाना चाहिए। आप मूंग को अंकुरित कर लो, मूंग को डब्बे में भर लो, वो फ्रिज में रखो, 1 हफ्ता तक हर रोज आप खा सकते हो। लेकिन वही अंकुरित किए हुए मूंग को कुकर में डालो, सीटी लगाओ। आप सुबह में सीटी लगाई है, पकाया है, शाम को उसको फेंक देना पड़ेगा। तो ये वायु प्रकृति के पीछे प्रोटीन युक्त खुराक जिम्मेदार होता है। इसके अलावा खट्टी चीज खाने से भी वायु प्रकृति बढ़ सकती है। कचरा बढ़ने के कारण बैक्टीरिया खुराक खाएंगे और वायु बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेट बैक्टीरिया का रोल है, बैक्टीरिया वायु बढ़ाते हैं, और वायु बढ़ने से खून में वायु बनता है, और इन्फ्लेमेशन होते हैं, पेन होते हैं, दर्द होता है। हाँ, मान लो कहीं आपको लग गया है, तो वहां सूजन आ जाती है। क्यों? इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां वायु बढ़ जाता है, तो फिर आपको पेन होना शुरू हो जाता है। आपको कहीं लग जाता है तो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, फिर वहां सूजन आ जाती है, बाहर से आपको दिखाई नहीं देता है इंजरी हुई है,
लेकिन अंदर के जो मसल्स होते हैं, खून की नलियां है, वो डैमेज हो चुकी है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। ब्लीडिंग होने से वहाँ बैक्टीरियल कंटामिनेशन होता है, फिर वहाँ वायु बढ़ने लगता है, फिर जो जगह आपको मार पीड़ी पड़ी है वहाँ सूजन होके बड़ा बन जाता है। ये सब वायु प्रकृति है। वायु, तो यहाँ खट्टी चीज और वायु के साथ उसके साथ रिलेशन है। तो खट्टी चीज वायु तब बढ़ाता है जब कचरा तोड़ता है। तो खट्टे का काम है कचरा तोड़ना, और कचरे के कारण वायु बढ़ने लगता है। और वायु बढ़ाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या हो, वो लोग खट्टा खाए और वायु न बढ़े, उसके लिए उसको बैक्टीरियल ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो पुदीना है, तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, ऐसी चीजों का प्रयोग करेंगे तो वायु से बच सकते हैं। तो तुलसी, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, ये सब जो मरी तेजाना है, सारे मरी मसाले, वो सब वायु प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो दूध, दूध जल्दी कंटामिनेशन हो जाता है, बैक्टीरियल ग्रोथ इसमें ज्यादा बढ़ने लगता है, और दूध खाने के बाद वायु बढ़ न जाए और बीमारी आए नहीं, इसके लिए दूध के साथ हल्दी डाल के पीने का रिवाज है। जिन लोगों को कफ हो जाता है, सर्दी जुकाम होता है, गला पकड़ जाता है, तो हल्दी वाला पानी, हल्दी वाला दूध बच्चों को पिलाते हैं हम। तो हल्दी क्या करती है, वो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है, तो उसको इससे बचाने का काम करता है। तो जब जब मार पड़ता है, सूजन आ जाती है, हाँ, तब शरीर में जहां सूजन आ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए हल्दी सबसे उत्तम होती है। जहां जहां आपको मान लो यहाँ एक्सीडेंट हो गया है, यहाँ सूजन हो गई है, तो फिर यहाँ हल्दी का लेप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्दी अंदर जाके जो कंटामिनेशन करने वाले बैक्टीरिया है उसको कंट्रोल करे, वहां सूजन होने से, वायु पैदा होने से उसको कंट्रोल करता है। तो खट्टी चीज वायु प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। खून में वायु बढ़ने से मगज में भी इफेक्ट आती है, विचार वायु। कई लोग लवारा करते रहते हैं, बक बक करते हैं, तो ये भी क्या है, वायु प्रकृति है। उनमें चंचलता इतनी ज्यादा होती है, वो स्थिर कहीं बैठ नहीं सकते, हिलते रहते हैं। छोटे बच्चों में वायु प्रकृति सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो माँ का दूध पीते हैं। माँ का दूध अंदर जाता है, वायु बढ़ता है खून में, और खून में वायु बढ़ने से उसके मगज में भी चंचलता इतनी आ जाती है कि कोई भी छोटा बच्चा किसी भी प्राणी का हो, गाय के बछड़े को बांधा हुआ आप छोड़ दो, क्या करेगा? क्या एक जगह स्थिर खड़ा रहेगा क्या? वो उछल कूद ही करेगा, भागम भाग करेगा। हाँ, चाहे बच्चा मनुष्य का भी होगा तो भी वो अपने हाथ पैर हिलाता रहता है। जब भी जागता है वो कभी हाथ पैर हिला के बिना, हाथ पैर हिला के नहीं बैठेगा, वो एक जगह टिकेगा भी नहीं। आप पकड़ के यहाँ बिठाया, थोड़ी देर में भागेगा, पकड़ के लाए, फिर भागेगा। वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। ये चंचलता, ये वायु प्रकृति की देन है। तो छोटे बच्चे किसी भी प्राणी के है, उसके अंदर वो चंचलता, और चंचलता है तो वो खाया हुआ भोजन भी जल्दी हजम हो जाता है। तो बच्चे खाते रहते हैं, हजम होता रहता है, खाते रहते हैं, हजम होता रहता है, उसका हजम हो जाता है तो ग्रोथ अपने आप फटाफट बड़ा होने लगता है। और बच्चा हाथ पैर हिलाना छोड़ दे तो समझ लेना टेंशन में आ जाना चाहिए। हाँ, उसके शरीर में कुछ गड़बड़ी है, क्यों नहीं हिला रहा है? नहीं हिला रहा है तो जोखिम बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो खाएगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा ना, तो वो पेट में फूड पॉइजन हो जाएगा, बच्चा मर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
कई माताएं क्या करती है, अपना दूध नहीं आता है ना, तो बच्चों को ऐसे ठोस ठोस कर दूध पिलाती रहती है, और इतना अंदर पेट में भर देती है कि वो फूड पॉइजन बन जाता है, और बच्चा हाथ पैर हिला नहीं पाता है, खाया हुआ डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, फिर उसकी हालत बिगड़ जाती है, और बच्चे फिर मिल जाते हैं। कभी कोई भी बच्चे को पकड़ के बांध के नहीं रखना चाहिए। बछड़े को भी बांध के नहीं रखना चाहिए। बांधना है तो उसको इतनी दूरी लंबी रखो कि कम से कम इसके आसपास में उछल कूद तो कर सके, क्योंकि वो उछल कूद करेगा तो कुछ खाया हुआ पाचन कर पाएगा। उछल कूद नहीं कर पाएगा, उसको टाइट बांध के रखोगे ना, तो वो बच्चे जिंदा रहने के चांसेस कम हो जाएंगे, मर जाते हैं। उसको फ्री रखना पड़े आपको, तब जाके वो जिंदा रह पाएंगे। तो ये वायु प्रकृति है। खट्टी चीजों से वायु बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कचरा वायु में कन्वर्ट होता है तब। तो चंचलता का स्वभाव, खट्टा खाने से शरीर की चर्बी और एक्स्ट्रा कचरा शरीर का जो जमा पड़ा है वो टूट टूट के निकलने लगता है, यानी वजन कम करने लगता है। विचार वायु बढ़ने लगते हैं। कई लोगों के मगज में इतने विचार घुस जाते हैं, फिर बबड़ने लगते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। तो खट्टी चीजें वजन कम करती है, वायु बढ़ाती है, चंचलता लाती है, स्वभाव चंचल हो जाता है, स्थिरता नहीं आती है। ये वायु प्रकृति की साइड इफेक्ट है। और वायु प्रकृति खट्टे स्वाद के साथ जुड़ी हुई होती है। भगवान ने जितने भी खट्टे फल बनाए हैं, वो पकने के बाद मीठे बन जाते हैं। जब आप खट्टा फल खाते हो तो शरीर में क्लिंजिंग का काम करती है, सफाई का काम करता है। लेकिन वही खट्टा फल जब पक जाता है, मीठा बन जाता है, तो वो कैलोरी का काम करता है, ताकत देने का काम करता है। तो आपको अशक्ति लगी है तो खट्टा फल नहीं खाना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए? मीठे फल खाना चाहिए। आपको कफ बढ़ गया है तो आपको मीठे फल नहीं खाने चाहिए, क्या खाना चाहिए? खट्टे फल खाने चाहिए। आपका वजन कम करना है तो खट्टे फल खाना चाहिए। आपको सूजन आ रही है, जो जॉइंट पेन बढ़ रहा है, तो खट्टा बंद कर लेना चाहिए। तो एक कफ और वायु प्रकृति, ये दोनों के साथ में खट्टा मीठा स्वाद जुड़ा हुआ है। उसकी साइड इफेक्ट भी इसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। कितना बज गया? 9 से 10:30 सोने आए। तो आज दो टेस्ट के ऊपर हमने बात की। आप लोगों को इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन हो तो अपने अपने मुंह को दिखाओ। बोलिए। अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो। रोज सवारे एक केळू खवाय। किसके लिए खा रहे हो? पहले अपने आप को सवाल करो। कैल्शियम માટે। केला से ज्यादा तो कड़ी पत्ते में है, तो कड़ी पत्ता खाना रखो। केला महंगा पड़ेगा। गुजराती हो, पैसे का गणित पहले करो, फिर बाद में चीजें पसंद करो। ओके सर। सर। मैंने बीच में आपको पहले इसके अगले या इसके अगले लेक्चर में बोला था, सर। आप कुछ भी कर रहे हो, पानी भी पी रहे हो, है ना, तो पहले सवाल करो, मैं क्यों पीऊं, कितना पीऊं, कैसा पानी पीऊं। हर कार्य के पहले सवाल करने की आदत डाल दो।
जब आप अपने आप को सवाल करोगे ना, तो आपका अंतरात्मा उसका जवाब देगा कि भाई अभी कौन सा पीना है, किस प्रकार पीना है, किस तरह पीना है, कितना पीना है। पानी भी पीना हो तो। भोजन की बात तो अलग है। सवाल किए बिना कोई कर्म मत करो। और वो जितने भी जैन लोग होते हैं ना, उन लोगों के ब्लड में होता है, कुछ भी करने से पहले अपने आप को सवाल करते हैं, मैं क्यों करूं। प्रीतेश भी हाँ बोलता हसी, जैन है ना। क्यों करते हेलो। हैं आप? प- केला क्यों खा रहे हो? आपको कैलोरी के लिए चाहिए, पित्त को ठंडा करना है, इसके लिए खा रहे हो, या कैल्शियम के लिए खा रहे हो? अब आप कैल्शियम के लिए खा रहे हो तो आपके लिए केला महंगा पड़ेगा। आप कोई भी मीठे नीम का पौधा है तो उसकी पत्ती ले आओ, उसकी चटनी बना के खाओ। केला क्यों खा रहे हो? महंगा पड़ेगा। सवाल में से ही जवाब मिलेगा, क्योंकि उद्देश्य तय होना चाहिए, मैं क्यों खा रहा हूं। हर चीज के लिए सवाल किया करो। ઘણા બધા કહે છે સાહેબ. હલો. बोलो बोलो। કે 3 દિવસ સુધી ફક્ત શ્વાસ ઉપર રહીએ हम्म। તો પંચકર્મ જેવી સફાઈ શરીરની થઈ જાય, સાચું હશે? सफाई न थती। હમ. हमारा आपके आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया नहीं है, वो अच्छे હાજી. बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाता है। फिर હમ. आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छी हो जाती है। आप जो भी खाओगे उसका अच्छी तरह न्यूट्रिशन में कन्वर्जन होना, विटामिन में कन्वर्जन होना। ये ऐसी बात है कि आप खेत में पौधों को सीधा गोबर डालो और इसकी जगह હમ. आप सीधा वर्मी कंपोस्ट डालो। कौन सा अच्छा रिजल्ट देगा? वर्मी कंपोस्ट देगा या गोबर? आप तो खेडूत है ना। હા. वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट क्यों अच्छा रिजल्ट देता है? क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया है। तो छाछ में भी ऐसा है, आप छाछ पियो, क्या मिल रहा है? बैक्टीरिया मिल रहे हैं। जो आपकी आंतों में खराब बैक्टीरिया घुस गए, उसकी जगह अच्छे बैक्टीरिया आ जाएंगे। और कई लोगों के आंतों में बैक्टीरिया ही नहीं है, मार डाले हैं जहर खा खा करके। હમ. तो अच्छे बैक्टीरिया मिल जाएंगे, आपका पाचन अच्छा हो जाएगा। तो छाछ इस धरती का अमृत है, लेकिन वो भैंस वाली नहीं होनी चाहिए। ગાય देसी માટે. गाय की होनी चाहिए, देसी गाय की, हाँ, जर्सी वाली भी नहीं। હમ. जर्सी गाय भी नहीं लेनी चाहिए। થેલીની છાશ આવે છે એમાં બધું આવી જાય સાહેબ। ભાઈ ના મામા કરતા કાનો મામો સારો। એટલે તમે કાંઈ ના પીવો, એના કરતા પેલી પીવો, એમાં વાંધો નથી। હા. પણ જ્યાં તમારાથી કંટ્રોલ થઈ શકતો હોય, દેશી ગાયનું દૂધ મળતું હોય, તો એની છાશ બનાવીને પી શકાય। અત્યારે અમૂલ વાળા દેશી ગાયનું દૂધની થેલી સ્પેશિયલ આપે છે, અને સૌથી મોંઘી હોય છે। 33 બીજું સાહેબ રૂપિયાની 500 ml એની થેલી આવે છે, દેશી ગાયની, બનાસકાંઠાની દેશી હમ. ગાયની દૂધ। હમ. હમ. तो छाछ सर ये આમળા. सर देसी गाय और ये देसी गाय और गिर गाय इसमें गिर भी गाय कुछ देसी गाय ही है। आप गिर गाय का खाओ या बनासकांठा की गाय का खाओ, दोनों देसी ही है। સર એ કેવી રીતે ખબર પડે કે આ ગીરની ગાય છે? ફોટો જોઈ લેવા. ગીરનો કલર બ્રાઉન કલરની ગાય હોય, બ્રાઉન કલર એના નું હોય ખૂંટ એ હોય, એના શિંગડા નાના નાના આમ વાંકા વળેલા હોય સાઈડમાં, એ ગીરની ગાય હોય। હવે જેને ખૂંદ ના હોય અને બ્રાઉન કલરની હોય તો એ જર્સી ગાય હોય, એ ગીર ના હોય। ઓકે સર। હવે એના માટે તો પછી તમારે ખેડૂત બનવું પડે, ગામડામાં જવું પડે શીખવા। સાહેબ હળદર ને આમળાનો રસ, આમળાનો પાવડર ડાયાબિટીસ વાળા માટે રોજ લે તો સારું?
આપણે ડાયાબિટીસ ને હાલો, કંટ્રોલ કરવો છે કે મટાડવો છે? ડાયાબિટીસ દવા ચાલુ છે પણ नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको હાજી उसको कंट्रोल करना है या मिटाना है? રીતે તો સારું સાહેબ। नहीं तो ये हम पढ़ाई इसीलिए तो करवाते हैं कि कंट्रोल तो હાજી सारे लोग कर रहे हैं, आयुर्वेद वाले भी कर रहे हैं, एलोपैथी वाला दवा खिला खिला के तो कंट्रोल करते हैं। मिटाना હાજી कैसे है वो समझना है हमें। बिगड़ा क्यों है, सही डायबिटीज क्यों है, डायबिटीज क्या है उसको समझना है, पेंक्रियाज क्यों बिगड़ चुका है उसको समझना है। तो ये फैक्ट्री जो હાજી बंद हो चुकी है उसको ठीक कैसे किया जाए, उसको प्रोडक्शन में कैसे लाया जाए, उसके बारे में हमको ये सब सीखना है। तो अभी હાજી हम एक एक टॉपिक को देखते आगे बढ़ रहे हैं। तो जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा तब आपको फिर ये सवाल आएगा ही नहीं कि वो आंवले का जूस હાજી पिए या ये पिए। डायबिटीज હાજી ठीक कैसे करना है, पेंक्रियाज को एक्टिवेट कैसे करना है, उसके ऊपर आपकी सोच आ जाएगी। હાજી तो लोगों को आप फिर एडवाइस दे पाओगे कि भाई तुम्हारा पेंक्रियाज बंद क्यों हो गया, पहला सवाल वो आएगा। बंद હમ करने वाले कारण आप उसको बता पाओगे। अच्छा, बंद हो चुका है तो अब इसको ठीक कैसे करें, क्या क्या करे तो जिसके कारण वो बंद चालू हो जाए, वो आप समझा पाओगे। अब ये दो काम आप कर હાજી लो तो सामने वाला कन्विंस होगा कि नहीं होगा। હમ और ये बात कोई डॉक्टर तो बताएगा नहीं, वो कभी ये नहीं હમ बोलेगा क्यों बंद हो गया, ये नहीं बताएगा कैसे चालू होगा, ये हम बता पाएंगे। तो आज के टॉपिक जो थे स्वाद वाले, स्वीट और खट्टे, दो टेस्ट के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो फिर यहाँ સર સર ડાયટમાં दूध લેવાની કેમ ના પાડે છે? दूध के ऊपर पूरा चैप्टर आएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि दूध है ना? पीने के बाद पेट में जाके वो दही बन जाना चाहिए। हाँ। दही नहीं बनेगा तो वो फूड पॉइजन बन जाएगा। हम्म। तो बड़े लोग के पेट में बैक्टीरिया नहीं होते हैं। 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों के पेट में बैक्टीरिया भगवान ने रखे हैं। वो बैक्टीरिया पेट में दूध जाता है तो तुरंत उसको दही बना देते हैं। तो छोटे बच्चे दूध पिएंगे तो वो दही बन जाएगा, लेकिन बड़े लोग दूध पिएंगे तो वो दही समय के अंदर नहीं बनेगा। और समय के अंदर जब दही नहीं बनता है तो वही दूध पॉइजन में कन्वर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो बड़े लोगों को दूध नहीं पीना चाहिए, सीधा छाछ खानी चाहिए, दही खाना चाहिए। डाइटिशियन बोलते हैं ना कि दूध नहीं लेना है आपको, तो इसीलिए ये मैं पूछ कारण रही यही है, लेकिन वो लोग बताते नहीं है क्यों नहीं हूँ। लेना। हाँ। हाँ, वो नहीं बताते सर, इसलिए मैं पूछ हाँ, रही ये तो ये एक दूसरे को बोला है, उनके साहब ने बोला है कि भाई दूध मना हूँ। करने का, लेकिन क्यों मना करने का, क्या रविज है, क्या रीजन है, वो तो समझ जाना चाहिए ना। लेकिन वो हाँ, तो सिखाया नहीं जाता है सारी बातें। वो सभी डाइटिशियन ऐसे बोलते हैं कि दूध नहीं लेना नहीं लेना, लेकिन रीजन क्या है वो पता नहीं चला अब तक कि क्यों नहीं लेना है। तो बड़े लोगों के लिए दूध की जगह छाछ अमृत है। छाछ पीने से डाइजेशन अच्छा होता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ते हैं, विटामिन्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो शरीर के लिए, डाइजेशन के लिए, गट बैक्टीरिया आंतों में अच्छे बढ़ाने के लिए छाछ से उत्तम कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। तो खट्टे मीठे के ऊपर कोई सवाल नहीं आ रहे, दूसरे दूसरे सवाल आ रहे हैं। तो हम अब यहाँ खत्म करते हैं अपने आज के टॉपिक को। परसों हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है। सर सर रात को छाछ पीने के लिए भी मना करते हैं, रात को छाछ पीने के लिए। खट्टी खट्टी छाछ नहीं पीनी चाहिए। फ्रेश ताजी छाछ थोड़ी मात्रा में पी सकते हो, आधी कटोरी, 1 कटोरी, पूरा ग्लास भर के नहीं पीना है।